अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। लेट्स स्टार्ट द शो विद सम ऑफ द की इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़। एक तो हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक फ्रंट पे खास तौर पर रेगुलेटरी साइड पे बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उससे पहले फॉरवर्ड गाइडेंस देना शुरू की कि मुतवक्का आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगा। अब आके ये आपको अगली 2 से 3 मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में भी बता रहे हैं कि उनकी तारीख क्या होगी, ताकि वो उभाम और अनसर्टनिटी मार्केट से खत्म की जाए। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता हुआ आपको अनसर्टनिटी दे रहा है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। दूसरी कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अराउंड 100% क्वार्टर एंड क्वार्टर मुनाफाजात में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो हम देख रहे हैं ग्रेजुअली जो जीडीपी की जो कंस्ट्रक्शन लेड ग्रोथ है वो अब निकल के सामने आ रही है। जो फैक्टर मार्केट है जिसमें सीमेंट हो गया, सरिया हो गया और दूसरी फैक्टर मार्केट्स हो गई, उधर जो मुनाफे हैं वो अब अपनी इनकम स्टेटमेंट में आपको नजर आ रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली रेमिटेंसेज में ग्रोथ आ रही है। 2.8 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेज अप्रैल में रिसीव हुई, जो कि 56% ज्यादा हैं अगर आप पिछले साल से मुकाबला करें इसको। तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें यहाँ पे ये है कि जो एक्सटर्नल अकाउंट में जो बफर रिक्वायर्ड था और जो सपोर्ट रिक्वायर्ड थी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल रही है। रेमिटेंसेस कंसिस्टेंटली करंट अकाउंट को आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और जो बहुत ज्यादा कंसर्न थी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, उसके बाद इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, वो नहीं है। पॉजिटिविटी ड्राइव कर रही है और खास तौर पे इंटरेस्ट रेट के आउटलुक के ऊपर अगेन एक नए फाइनेंस मिनिस्टर के आने के बाद ये स्टांस चेंज हो गया है कि टाइटनिंग नॉट नाउ, टाइटनिंग मे बी लेटर बट नॉट राइट नाउ। यहाँ पे स्टेबिलिटी देनी है इकोनॉमी को और ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में लेके जाना है। इसके ऊपर बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं। मैं अपने लेफ्ट से तारुफ करना चाहूँगा राशिद सिद्दीकी साहब, जो कि प्रेसिडेंट है कराची बिजनेस फोरम के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस मिस्टर असलान सुमरो साहब, जो कि एमडी है केएसबी सिक्योरिटीज, इनके ताल्लुक है इकोनॉमी पे गहरी नजर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अ क्विक डिस्कशन ऑन लेटेस्ट न्यूज ऑन द इकोनॉमी। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई थिंक टू स्टार्ट विद जो रेमिटेंसेस के नंबर आए हैं, दोज आर फैंटास्टिक टू स्टार्ट विद। बिकॉज देखिए, जब ये साल हमारा शुरू हुआ था उसमें हमने देखा था कि फियर्स आ गए थे, कोविड है, लोग वापस आएंगे, जॉब लॉसेस होंगे। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया, चाहे वो आईएमएफ हो, स्टेट बैंक हो या अदर मल्टीलैटरल आपकी एजेंसीज हो, कि रेमिटेंसेस में इतनी अच्छी ग्रोथ आएगी। सो थैंक्स टू आई थिंक फॉर्मल चैनल्स, जो लोग बाहर से पैसे हवाला हुंडी से आ रहे थे वो आपके फॉर्मल चैनल के साथ थ्रू आ रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट हुए हैं। स्टेट बढ़ेंगे ये एब्सोल्युटली बढ़ेंगे यहाँ से। और मेरे ख्याल से जो ग्रोथ हमने परसेंटेज में देखी है कि 35-40% शायद ये ना रहे, लेकिन ये बेस हमारा बन गया है। तो इस बेस के बनने के बावजूद हमें क्या मिल गया, हमें इंपोर्ट की गुंजाइश हो गई है ज़्यादा। तो करंट अकाउंट जो है हमारा, जो पहले 2% डेफिसिट इस साल का एज्यूम किया जा रहा था कि इस साल $6 बिलियन का खसारा होगा, तो वो हमने समझ एसेंशियली बचा दिया। तो इस वक्त डॉलर की अवेलेबिलिटी हम लोग इंक्लूड करें, और अगले हफ्ते गवर्नमेंट जा रही है $500 मिलियन एग्जैक्टली ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही है फॉर डैम्स कंस्ट्रक्शन। तो हम देखेंगे हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व जो है वो जो आईएमएफ के प्रोग्राम में हम आए थे उससे कई ज्यादा हो गए हैं। तो गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स कि वो इंटरेस्ट रेट लो रखें और ग्रोथ पे फोकस करें फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। राशिद साहब, जॉब्स क्रिएशन ये एक बड़ा सवाल है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो आ रही है बट जॉब क्रिएशन, बिकॉज आप एंटरप्रेन्योर भी हैं ऑन ग्राउंड, बताइए आर वी क्रिएटिंग जॉब्स, इंप्रूविंग द जॉब क्रिएशन? हाँ, देखिए, जब भी मईशत चलती है ना तो ऑटोमेटिक जो जॉब्स क्रिएट होने लगती हैं। अच्छा, देखिए, अब सबसे एक अच्छी बात और एक जो बड़ी अच्छी साइन है वो ये है कि एक लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हुआ है। जैसे मैं पिछली कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में आता रहा, पिछली गवर्नमेंट में आता रहा, तो मैं एक ही चीज़ को क्रिटिसाइज करता था कि सर्टेनिटी नहीं है। देखिए, डॉलर चाहे 130 का हो जाए, चाहे डॉलर का 200 का हो जाए ना, लेकिन अगर एक सर्टेनिटी आ जाएगी ना तो उससे क्या होता है कि आदमी आगे की अपनी प्लानिंग कर लेता है और आगे की अपनी इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करता है। अब मौजूदा हालात में ये कि अगर आप पिछले 2 साल 3 साल से देखें तो एक आपके डॉलर के रेट में स्टेबिलिटी आ गई है, और दूसरा आपका जो बेस पॉइंट है वो कम भी हो गया है। और बाकर साहब ने 2 या 3 दफ़ा अपने उसके अंदर कहा है कि हम इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको आगे मेंटेन रखेंगे। तो जिस टाइप की मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, जो मैंने उनकी वो देखी है, तो उससे लगता ये है कि आगे उनके जो इरादे हैं वो यही हैं कि बेस पॉइंट को यहाँ पे मेंटेन रखते हुए, और अगर बहुत ज़्यादा इसके अंदर उतार चढ़ाव आई हुई तो वो इतना माइनर आएगा कि जिससे आपकी फ्यूचर जो इन्वेस्टमेंट है उससे मसला नहीं आएगा। जी जी अरसलान, इसी पे कनेक्ट करूंगा, जो नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं इन्होंने पूरा स्टांस चेंज कर दिया है, बिकॉज लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर का यही पर्सपेक्टिव था कि हो सकता है आगे टाइटनिंग हो जाए, एंड सेकेंडरी मार्केट वाज इनकॉर्पोरेटिंग दिस असम्पशन। अब ऑल ऑफ अ सडन दे आर कॉट बाय सरप्राइज
कि वी नॉट गोइंग टू इंक्रीज इंटरेस्ट। इसके ऊपर थोड़ा बताइएगा कि ये स्टांस चेंज करना कितना स्ट्रेटेजिकली फायदेमंद हुआ आपके लिए? आई थिंक फर्स्टली तो हमें देखना चाहिए कि लास्ट 3 इयर्स की सिचुएशन क्या थी। इन द फर्स्ट फिस्कल ईयर हमारे इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे, सॉरी हमारे रिजर्व्स कम हो रहे थे, आईएमएफ के हम जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। सेकंड ईयर जो था हमारे फुल टाइटनिंग थी बिकॉज हमें डॉलर बचाने थे। थर्ड ईयर वाज अ टाइम जब कोविड था, देयर वाज अनसर्टेनिटी। आखिरी 2 साल के अंदर वी हैड टू गो फॉर ग्रोथ, देयर वाज एब्सोल्युटली नो चॉइस। ये जो नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए हैं ये पहले भी क्रिटिकल थे ऑफ टाइटनिंग या ऑस्टेरिटी के खर्चा ना करें। ये कहते हैं कि आपकी 5 से 6% मिनिमम जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए ताकि जॉब्स क्रिएट हो इन द लॉन्ग रन। ही इज एब्सोल्युटली राइट। तो ये स्टांस अगर हम देखें तो ये बजट के अंदर भी नजर आएगा जहाँ पे नेगोशिएशंस बड़ी स्टर्न चल रही है आईएमएफ के साथ। आपके टैक्स टारगेट थोड़ा लीनियंट करें, हम करेंगे लेकिन वो 2 साल वाला काम हम 4 साल में करेंगे। और सेकेंडली जो है पीएसडीपी जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, देखिए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि गवर्नमेंट खुद स्पेंडिंग करना शुरू करते। सी प्लस आई प्लस जी वाला एब्सोल्युटली। तो गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग आज शुरू करेगी इस फिस्कल ईयर, इसके नजर हमारे इफेक्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में आएंगे, विच विल हेल्प द गवर्नमेंट इन द री इलेक्शन ऑल्सो। बट मोर इम्पोर्टेंटली इट विल सेट द पैटर्न कि अगले 3 से 4 साल तक गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या है। जो हमने अभी तक देखा है, जो कॉन्टोर्स नजर आ रहे हैं, काफी फोकस है स्टेट बैंक का और मिनिस्ट्रीज का और प्राइम मिनिस्टर साहब का ऑन द हाउसिंग सेक्टर एंड इवन ऑन द रिन्यूएबल साइड। सो आई थिंक हाउसिंग में अगर ग्रोथ हमारी सस्टेन हो गई, दैट विल क्रिएट सस्टेनेबल जॉब्स टू बिगिन विद एंड क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे 5-6% जीडीपी हम लोग देख सकें। सही है। वाजिद साहब, डू यू एग्री टू दैट? बिकॉज एक फोकस हमने देखा है कि इन्होंने 2-3 सेक्टर्स पे खास फोकस रखा है जहां बेस इफेक्ट बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज पहले एकदम डिमांड बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल सिस्टम लैंडिंग भी नहीं कर रहा, सो दे आर टारगेटिंग सर्टेन की सेक्टर्स और उस पर बैंक कर रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ को। देखिए सबसे बिल्कुल इसके अंदर कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ा क्या होता है कि आदमी देखता है फंडामेंटल्स देखता है और जहाँ से आपके रूट्स शुरू होते हैं ना तो वो देखता है। तो अगर आप इससे पहले देखें तो जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर आते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी एक अच्छा इकोनॉमिस्ट नहीं हो सकता। तो वो तो कहता है यार बस मेरे पास पैसा आना चाहिए, बाकी काम चले ना चले, लेकिन काम जब चलता है तो पैसा ऑटोमेटिक आता है। नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं, अच्छी कंडीशन है। देखिए इस वक्त ये जो अभी नए फाइनेंस मिनिस्टर है ना शौकत तरीन, इनके साथ आपको एक एडवांटेज ये है कि इससे पहले ये वजीर खजाना रह चुके हैं, ये साथ में एक बैंकर रह चुके हैं। और जब आप बैंकर रहते हैं तो आप जितना मईशत को या जितने बिजनेसमैनों को या एक्सपोर्ट को इम्पोर्ट, इन तमाम जितनी डायनामिक्स को एक बैंकर या एक फॉर्मर वजीर खजाना जिसने एक अच्छा वक्त देखा हुआ था, जिसने एक $46 बिलियन की एक्सपोर्ट देखी हुई थी, तो उसको तमाम चीज़ों का ज़रूर अंदाज़ा होगा कि हाँ यार हमने पिछले दिनों में क्या क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से हमारी मईशत ख़राब हुई, हमने पिछले ज़माने में क्या क्या मसाइल हमारे दरपेश आते रहे या क्या क्या ऐसे स्टेप हम लेते रहे जिसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो भी डिक्लाइन होती रही और लोगों का एक कॉन्फिडेंस जो है वो शेल्टर हो गया। देखिए सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं जो शायद आप अगर गौर करें तो इस मौजूदा टेन्योर के अंदर पिछले 2-2.5 साल के अंदर पाकिस्तान की तारीख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट बाहर गई है। वरना इससे पहले जितने भी बिजनेसमैन हुआ करते थे, जितने एक्सपोर्टर हुआ करते थे, तो उनके बेतहाशा पैसा निकल के जो है वो बाहर इसलिए जाता था कि उन लोगों का एक कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। ना उसके बाद डॉलर के रेट का कॉन्फिडेंस था, ना बेस पॉइंट के रेट का कॉन्फिडेंस था और ना उनकी एक पॉलिसी के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस था। तो लेकिन अब अगर आप देखें तो इन तमाम फंडामेंटल्स को अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि अगर ये चीज़ें इसी तरह चलती रहीं तो आइंदा आने वाला जो पाकिस्तान का वक्त होगा या आइंदा जो इकनॉमी होगी वो 101% ज़रूर बढ़ेगी और आपके जॉब भी क्रिएट होती रहेंगी। और जितनी आपके जॉब क्रिएट होती रहेंगी, जितनी सर्टेनिटी आपके पास होती रहेगी, उतनी जो फॉरेन रेमिटेंस आपकी आ रही है वो फॉरेन रेमिटेंस डेफिनेटली उतनी तेजी से और मजीद भी आती रहेगी। एक्सचेंज रेट फंड पे तो अगेन फर्स्ट 2 years वर लिटिल शेकी ऑन दैट फ्रंट, उसकी वजह से काफी अनसर्टेनिटी भी आई। लेकिन ओवरऑल व्हाट आई बिलीव इज कि ये जो एग्रेसिव वर्सेस कंजर्वेटिव स्टांस का ज्यादा केस बनता है, बिकॉज नाउ द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर इज एग्रेसिव बाय नेचर, ग्रोथ, प्रो ग्रोथ। The previous one was conservative relatively. I mean, दोनों का past experience तो वैसे ही रहा है. So it's more, it has more to do with the stance, don't you think? Absolutely. एक by personality you can say conservative और economic conditions भी ऐसे थे कि we had to be conservative. But now we are in that phase of the economy, of the government कि यहाँ पे आपको aggressive मल्टीपल जो शॉट्स फायर करने एट द सेम टाइम ताकि एक पॉलिसी मेकिंग हो जाए फॉर नेक्स्ट 5 years, नॉट जस्ट 2 years. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. एक ड्राफ्ट पॉलिसी हुई है नेशनल फ्रीलांसिंग. तो जो लोग हैं वो घर पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं,
दिस वाज नीडेड। नंबर 2, एग्रीकल्चर के ऊपर वी हैव सीन कि देयर इज मोर वर्क व्हिच इज बीइंग डन राइट नाउ, एंड अभी पॉलिसीज बन रही हैं फार्म टू द मार्केट कि जो आपका सप्लाई चेन एफिशिएंसी एग्जैक्टली कि जो फार्मर है, जो काश्तकार है, वो उसको फौरन उसके जो चीज़ है उसके ज़्यादा पैसे मिले। ये जो मिडिल मैन है वो जो ज़्यादा मार्जिन कमाते हैं उनको बीच में निकाला जाए ताकि परचेजिंग पावर आपका ग्रास रूट से बढ़ जाए। देखिए मगर ये इट्स वेरी बड़ा सिंपल है ये कहना कि करेंसी अगर स्टेबल है 6-8 महीने तो लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हो रही है, ऐसा नहीं होता। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर $6 बिलियन करंट अकाउंट के बच गए तो ग्रास रूट लेवल पे क्या फ़ायदा हुआ? क्या लोगों की सैलरीज बढ़ी हैं? क्या जॉब्स क्रिएट की हैं? इसमें अगर देखें तो गवर्नमेंट का भी फोकस ये है कि जो फ्री लंचेस होते थे, मैं एग्जांपल दूं कि अगर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं आईपीपीज में उनको 25+ गारंटी रिटर्न मिल रहा था, वो दिन अभी खत्म हो गया। अब सबको इन्वेस्ट करना पड़ेगा बाजार में और एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे एफिशिएंट लोग थ्राइव करेंगे, और ये एक मुल्क के लिए ओवरऑल एनर्जी मार्केट क्रिएट कर रहे हैं वो, क्या कि आप डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे प्राइस डिफाइन करें। एब्सोल्युटली, और कंपेटिटिव बिडिंग, मतलब अगर गवर्नमेंट को कोई कहता है कि मैं आपको बिजली प्रोवाइड करूंगा 20% रिटर्न पे, तो कोई बोला नहीं 20 नहीं, हम आपको 12% पे रिटर्न देंगे। ये फायदा आवाम को आएगा, कंज्यूमर को आएगा इन द लॉन्ग रन। तो ये पॉलिसीज आर गुड। आई थिंक यही पॉइंट आगे लेके जाता हूँ। द इशू राइट नाउ इज कि इंडस्ट्रियलिस्ट यही कह रहे हैं कि एनर्जी प्राइसेस ना बढ़ाई जाएं। बिल्कुल, बाकी सब थीसिस आप वैसे ही रखें, एनर्जी प्राइसेस को बचाएं, उसको ना बढ़ाएं, अदरवाइज पूरा थीसिस डिसमेंटल हो सकता है। आप उसको बढ़ाएं नहीं, बल्कि आप उसको और मजीद नीचे लाएं। और ये बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप अपनी एनर्जीज की प्राइसेस के ऊपर काम ही करेंगे, जैसे इन्होंने भी बड़ी अच्छी निशानदेही करी कि एफबीपी जितने होते थे ना, तो 20 से 25% नफा वो खा जाते थे, और वो पॉइंट डेसिमल्स के अंदर इन्वेस्टर थे। $1 ट्रिलियन की ओवरबिलिंग मुश्किल से पाकिस्तान के 12 से 15 ऐसे इन्वेस्टर थे जो करते थे, लेकिन उसकी वजह से आपकी पूरी इंडस्ट्रीज की जो कॉस्ट आती थी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आता था, वो इतना हाई हो जाता था कि आप दुनिया के अंदर कंपटीशन करने में आपके लिए बड़ा मुश्किल रहती है। तो आपकी एनर्जी की प्राइसेस जितनी नीचे आएंगी और एनर्जी जितनी आपकी वाफर मकदार में इंडस्ट्रीज को मैसर होगी, तो देखें जब तक पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन नहीं आएगा तो पाकिस्तान की मैशत का बेहतर होना और पाकिस्तान के अंदर जॉबों का एक अल्टीमेट, क्योंकि जैसे अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, इनका ये नारा भी था कि भाई हम बहुत सारी इतनी जॉबों को क्रिएट करेंगे कि लोग बाहर से जो है बाहर जाने के लोगों का जो वो है वो कम हो जाए। देखिए एक बहुत अच्छी बात मान ली क्या है कि जिसकी वजह से एक बिजनेसमैनों में एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है और वो समझ रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त जो होंगे बहुत अच्छा होगा, वो है कि इस वक्त आपका जो वजीर ख़जाना है उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, आपको जो स्टेट बैंक का गवर्नर है उसका भी किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, और इन दोनों को पाकिस्तान की फंडामेंटल्स और पाकिस्तान की डायनामिक्स का बखूबी अंदाज़ा है। क्योंकि जब इस दो बंदे आ जाए, उनके अगर किसी सियासी जमात से ताल्लुकात होते थे ना, तो उसकी वजह से वो अपनी एक सियासी जमात को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता था, जिसका खमियाजा होता है वो सनतकारों को या एक्सपोर्टर्स को या बिजनेसमैनों को भुगतना पड़ता था। आई थिंक लेट्स जस्ट बी रियलिस्टिक, आने वाले बजट के अंदर इनके पास कितना कुशन है एनर्जी प्राइसेस को ना बढ़ाने के लिए? आई थिंक कि इसको रिकंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज ऑन द फिजिकल साइड कुशन बहुत कम है, टैक्स रेवेन्यू ऑल्दो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर के टारगेट्स, डेट सर्विसिंग, डेट पाइल अप, ये तमाम चीज़ें बड़े इशूज तो हैं। मगर आई थिंक इसको अगर हम पहलुओं को ब्रेकअप करें ना, तो नंबर 1 जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें तो उन्होंने कहा है $6.5 गैस के लिए देंगे पर MMBTU एंड 7.5 cents फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको अब स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दे दें कि कोई भी गवर्नमेंट आगे इसको चेंज ना करे फॉर नेक्स्ट 5 years। नंबर 1 ताकि प्लानिंग हो जाए और वो इन्वेस्ट करें, और उन्होंने टर्फ से अच्छी फाइनेंसिंग ली है और बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव फाइनेंसिंग ली है और एक्सपेंशन में भी जा रहे हैं। सो देयर इज वन थिंग दैट फॉर श्योर कि ये जो है रिजीम कंटिन्यूटी रहे इन टर्म्स ऑफ देयर पॉलिसी। सेकेंडरी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मेरे ख्याल से एनर्जी प्राइसेस यहाँ से ड्रास्टिकली कम करना मुश्किल होगा, बिकॉज IMF के हिसाब से नहीं, हम कैलकुलेशन भी देखें ना, जो कैपेसिटी पेमेंट्स आ रही हैं उसके हिसाब से तो हमें ₹5 यूनिट और बढ़ाने थे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन इस गवर्नमेंट की पॉलिसी, शौकत तरीन साहब की पॉलिसी थोड़ी रिवर्स है। वो ये है कि अगर हम बिजली सस्ती प्रोवाइड कर रहे हैं इंक्रीमेंटल, तो जैसे डिमांड बढ़ेगी तो आपको पावर टैरिफ बढ़ाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए वो इंडस्ट्रीज को इनकरेज कर रहे हैं कि यूटिलाइजेशन बढ़ाएं, ताकि जो है हमें इस वक्त जो है इनोवेटिव मेथड्स यूज करके अपनी कैपेसिटी पेमेंट्स हम कम करें। उसमें कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो इनोवेटिव ले रहे हैं कि जो फर्नेस ऑयल वाले IPPs हैं इनको बाय आउट कर रहे हैं, जो टैक्सेस लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी पे उसको कम कर रहे हैं, जो आपके डेट पेमेंट्स है IPPs की उनको एलोंगेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है,
और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ज़्यादा यूटिलाइज करने की पीएसटीपी में, सही। ताकि आप थोड़ा सा भले प्राइमरी डेफिसिट रखें, मतलब भले कर्जा लें, जी। लेकिन वो कर्जा राइट वाला कर्जा लें ताकि जॉब सही क्रिएट कहा, हो। सही मेरे कहा। ख्याल से दैट्स अ राइट स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 2 सही। ईयर्स, बिकॉज हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अभी तक वो नहीं है जो हम लोग की इकोनॉमी ठीक है। प्रॉपर ग्रोथ फेज ठीक में है, आई थिंक टैक्स पे एक और भी डिबेट आ जाती है कि वो चिकन एंड एग प्रॉब्लम, मैं टैक्स बाद में दूंगा, पहले बेनिफिट लूंगा, तो बेनिफिट नहीं आए तो मैं टैक्स भी नहीं दूंगा। ये एक बड़ा एक इशू है। टैक्सेशन साइड पे क्या इंप्रूवमेंट्स आप समझते हैं कि मजीद लानी चाहिए ताकि आम नॉट ओनली फ्रीलांसर्स बट एसएमईज रजिस्टर हो टैक्सेशन सिस्टम में, बिकॉज वहां से एक बड़ी टेल एंड से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आप ले सकते हैं। बिल्कुल। देखें, इससे पहले भी जब शौकत तनी साहब आए थे ना, तो इन्होंने एक सेल्फ असेसमेंट का एक वो निज़ाम लेके आए थे और उन्होंने कहा था कि जो आप डिक्लेयर कर देंगे वो आपका फाइनल टैक्सेशन हो जाएगा। देखिए, इस वक्त जो लोग टैक्स देने से जो घबराते हैं ना, वो टैक्स देने से घबराते नहीं है, वो टैक्स का जो इस वक्त आपका जो समझ लें इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, Culture वो जो है उससे वो- घबराते हैं। वो इसलिए कि एक माफिया बना हुआ था कि अगर जो बंदा टैक्स दे रहा है, जो एक दफ़ा टैक्स पे रजिस्टर्ड हो गया, बस सारा टैक्स आपने उसी के ऊपर डाल देना है। और क्योंकि देखें, हर साल आपके पास एक मुल्क को चलाने के लिए बजट तो पैसा तो चाहिए होता है। तो अगर आपके पास 4,000, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, अगर 4,000 टैक्स पेयर्स होंगे तो वो आप सारे का सारा वबाल उन 4,000 टैक्स पेयर्स के ऊपर डाल देते थे। सही है। ठीक है ना। तो डेफिनेटली हर साल उनके ऊपर बजट इतना बढ़ता चला जा रहा था कि जिसकी वजह से आपके यहाँ काले ब्लैक मनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट छुपाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से लोगों ने इंडस्ट्री से पैसा निकाल निकाल के प्रॉपर्टी में डाल दिया, जिसकी वजह से लोगों ने पाकिस्तान से पैसा निकाल निकाल के बाहर मुल्कों में डाल दिया। अब मैंने सुना है कि दोबारा अब वो एक सिस्टम लेके आ रहे हैं आई कि थिंक जो एफडीआई में कुछ रिफॉर्म्स रिसेंटली बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ह्यूमन एक तो इंटरेक्शन कम कर रहे हैं सिस्टम्स। एग्जैक्टली एक तो बहुत अच्छा सिस्टम लेके आ रहे हैं, और अगर ये लेके आ जाएंगे कि वो वीबॉक को खत्म कर रहे हैं और आप जितनी अपनी इंपोर्ट है और जितनी एक्सपोर्ट है आप अपने ऑफिस में बैठे हुए ऑनलाइन आप कर लेंगे। ठीक। आपके जितनी ड्यूटीज आपने पे करनी है, टैक्स जो कुछ रिफंड भी करनी है, आसान हो टैक्स रिफंड, तो उसके अंदर से आपका जब करप्शन खत्म होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर पर आपका एक्सपोर्टर्स का और बिजनेसमैनों का एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर क्या है कि बेतहाशा लोग जो है ना वॉलंटियर आपके पास टैक्स नेटवर्क में आने शुरू होंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो एक ये लेके आ रहे हैं कि जो आपने टैक्स पे कर दिया, जो आपने रिटर्न भर दिया, वो आपका फुल एंड फाइनल हो जाएगा। तो उसके अंदर भी अच्छा देखें, अब उसके साथ साथ इनको 2-3 काम और करने चाहिए। ठीक है। एक तो काम ये करना चाहिए कि जो टैक्स पे कर रहे हैं ना उसके स्लैब बना दें कि भाई अगर ये बंदा इतना टैक्स पे कर रहा है तो जब आप इमिग्रेशन में जाएंगे तो एक लाइन होगी, जिस लाइन के अंदर आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ये टैक्स पेयर होगा। सिटीजन प्रोफाइलिंग आप सिटीजन प्रोफाइलिंग कर दें, इसलिए कि फिर लोग देखें, बहुत सारे लोगों का एक होता है कि अगर हम तो क्योंकि फूड से रिलेटेड है, हम कभी कभार जो चाइना में अडॉप्ट कर रहे हैं। एक आप 20% के वीआईपी कार्ड आपने इशू कर दिया, बंदे ने उस जगह पे खाने के लिए जाना नहीं जाना, लेकिन वो कहते हैं नहीं, आई एम द वीआईपी में जाऊंगा, अपने स्कॉट को शो करूंगा तो आई फील प्रिविलेज तुम्हें। तो इसी तरह से जितने टैक्स पेयर हैं, जब तक आप उनको कोई ऐसी मराहत नहीं देंगे, जब तक आप उनको इस तो डेफिनेटली जब तक लोग ठीक है। टैक्स पेयर में आएंगे। अफसान, इज इट राइट मेक देम फील द पेन इफ दे नॉट पेइंग टैक्सेस? आई थिंक मेरे ख्याल से तो पहले तो हमें कैरेट दिखाना होगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वो ताकि जो है स्टिक नहीं, पहले कैरेट दिखाएं, उनको इंसेंटिव्स दें कि अगर आप टैक्स कैरेट तो 2 साल से दिए हुए हैं, अच्छे खासे एमनेस्टी दी, ये दी, बहुत सारी स्कीम्स दी, अब कैरेट तो खा ही नहीं दे। अगर आप बहुत कम एसएमईज response। की बात करें ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो अल्ट्रा स्मॉल मैं कहूँगा, जो आपके सर्विसेज सेक्टर में है, विच हैव कम्प्लीटली रिजेक्टेड, जो कहते हैं हम लोग टैक्स के अंदर आएंगे नहीं, उनके आप भले बिजली के बिल में डाल दें, उनको फोर्सफुली कर दें। मेरा तो ख्याल है कि एक हमने सर्वे किया था, उसमें हमने देखा था कि हमारा फीडबैक भी हमें ये मिला था कि अगर टैक्स रेट आपका नॉमिनल है तकरीबन 10 से 15%, स्पेशली जो लोग महीने के आपके कारोबार में लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, 3 लाख कमा रहे हैं, तो वहाँ पे इंसेंटिव उनको मिल रहा है। लेकिन अगर आप टैक्स रेट ही उनका मिड-20s और 30s में रखेंगे तो वो इनिशियली जो है वो उनको एक फियर फैक्टर आ रहा है टू स्टार्ट। सिस्टम में आने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ हर 2-3 साल प्रॉफिट के बाद हालात बुरे हो जाते हैं। और उससे इम्पोर्टेंट है बाकर कि गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। जब तक कि बिजनेस कम्युनिटी गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी, ग्रास रूट लेवल होगी कि हमारे पैसे की सही यूटिलाइजेशन हो रही है और हम